नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं मनोज प्रेम नारायण। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। इस वीडियो में हम लोग 24 से लेकर 31 जनवरी 2021 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न, गणतंत्र दिवस फ्लाई पास्ट में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? हु बिकेम द फर्स्ट वुमन फाइटर पायलट टू पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भावना कांत। यही है। युद्ध मिशन में दिन के वक्त फाइटर जेट उड़ाने की योग्यता हासिल करने वाली वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट भी रह चुकी है। यह वर्तमान में राजस्थान एयरबेस में तैनात हैं और MiG-21 बाइसर लड़ाकू विमान उड़ाती हैं, जो भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा थी। बिहार के दरभंगा की रहने वाली भावना बेगूसराय में पैदा हुई हैं और बरौनी रिफाइनरी DAV पब्लिक से अपनी स्कूली शिक्षा और बेंगलुरु के BMS कॉलेज से इंजीनियरिंग इन्होंने की है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड NICSI की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर किस नाम से एक वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल लॉन्च किया गया? ऑन द ओकेजन ऑफ 25 years ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड NICSI, a virtual intelligence tool was launched by what name? The right answer is option number B, तेजस नाम से। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा 28 जनवरी 2021 को इसे लॉन्च किया गया। नागरिकों को नीतिगत निर्णयों और सरकारी सेवाओं एवं उनके वितरण में जुड़ी दक्षता में सुधार के उद्देश्य से सार्थक जानकारी जुटाने के लिए उपलब्ध डेटा के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में यह तेजस वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल मदद करेगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री द्वारा ई नीलामी भारत, वर्क फ्रॉम एनीवेयर और NIC प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो भी लॉन्च किया गया। वर्ष 2021 के लिए कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? हाउ मेनी इंडिविजुअल्स हैव बीन अनाउंस्ड टू बी गिवन द पद्म विभूषण अवार्ड फॉर द ईयर 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कुल 7 व्यक्तियों को। 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या यानी 25 जनवरी 2021 को पद्म पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। इस वर्ष कुल 119 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें 7 पद्म विभूषण हैं, 10 पद्म भूषण हैं और 102 पद्मश्री शामिल हैं। इसमें 29 महिलाएं हैं। विदेशियों NRI, PIO, OCI की श्रेणी में 10 व्यक्ति हैं। 16 को पोस्थुमसली यानी मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है और 1 ट्रांसजेंडर अवार्ड शामिल है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज बीन अनाउंस्ड टू बी गिवन द पद्म विभूषण अवार्ड 2021? इन्हें आप पहचानते ही होंगे। ये है ऑप्शन नंबर ए, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। इसके अलावा 6 अन्य पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 जो दिए गए हैं वो हैं SP बालासुब्रमण्यम, जो गायक थे जिनका देहांत हुआ है पिछली बार मरणोपरांत। सैंड कलाकार सुदर्शन साहू, पुरातत्वविद बीवी लाल, डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े, नरिंदर सिंह कंपनी, इन्हें भी पोस्टुमसली यानी मरणोपरांत अवार्ड दिया गया है। और छठे हैं मौलाना वहीउद्दीन खान। पद्म अवार्ड 2021 से सम्मानित होने वालों की लिस्ट में एकमात्र ट्रांसजेंडर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ओनली ट्रांसजेंडर इन द लिस्ट ऑफ दोज ऑनर्ड विद द पद्म अवार्ड 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मंजम्मा जोगाती। यही है, ये कर्नाटक की है। पद्मश्री मंजम्मा जोगाटी का असली नाम वैसे मंजुनाथ शेट्टी है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी उन्हें एहसास हुआ कि उनके भीतर एक और औरत छुपी हुई है। उसके बाद मंजम्मा एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से जुड़ी और 2019 में आई मराठी फिल्म जोगवा को नेशनल अवार्ड मिला और तभी से मंजम्मा लाइमलाइट में आई। मंजम्मा कई सालों से आर्थिक तंगी से गुजर रही हैं। कला के क्षेत्र में उन्होंने जो प्रयास किए हैं ये काफ़ी तारीफ के योग्य है और इसीलिए इन्हें इस बार पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी ने 67वीं BPSC प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी कर ली है। आप जैसा कि जानते हैं 66वीं BPSC में एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स PDF की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही थी
36 प्रश्न उस करंट अफेयर्स पीडीएफ से पूछे गए थे। इसमें से वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 प्रश्न आए थे, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स से 7 प्रश्न और बिहार करंट अफेयर्स पीडीएफ से 10 प्रश्न। इस प्रकार से कुल 36 प्रश्न 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से आए थे। तो उसी प्रकार की तैयारी हमने 67वीं बीपीएससी के लिए की हुई है। दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं कि वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज प्रत्येक रविवार शाम को 6 बजे प्रसारित होती है। उसके अलावा बिहार करंट अफेयर्स मंथली वीडियो आपको मिलती है। इसकी पीडीएफ संपूर्ण व्याख्या के साथ आपको प्रोवाइड की जाएगी और साथ साथ में मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स जिसकी वीडियो नहीं जारी होती है पीडीएफ के रूप में मिलता है। इस प्रकार से कुल 50 पीडीएफ आपको वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के मिलेंगे, जिसमें 12 महीने के लिए 48 वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज हो गए, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक यूनियन बजट का होगा। उसी प्रकार से बिहार करंट अफेयर्स में 14 पीडीएफ मिलेंगे, 12 महीने का बिहार मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ और साथ में एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट का, और मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स आपको 12 पीडीएफ 12 महीने का मिलेगा। दोस्तों, इसके लिए बहुत ही मामूली शुल्क रखी गई है जिसे हर कोई अफोर्ड कर सकता है। एक ही बार आपको पे करना है 600 रुपीज़ और आपको संपूर्ण व्याख्या के साथ करंट अफेयर्स का ये बहुप्रतीक्षित पीडीएफ बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, बैंकिंग डिटेल देखिए यहाँ पर दी गई है। प्रियंका कुमारी के नाम से बैंक अकाउंट है, आई इसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा प्रियंका में। आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर भी दिया गया है। साथ साथ में यदि आप पेटीएम, फोन पे, यूपीआई या गूगल पे के थ्रू से पे करना चाहें तो एक ही नंबर है 7366005556। आपको बस ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम नंबर सेम ही है 7366005556 पे भेज देना है। आपको एक पैड टेलीग्राम ग्रुप एमपीएन एकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा और वहीं पर आपको पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कान्हा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। 2 जिलों मंडला और बालाघाट में 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्तमान कान्हा टाइगर रिजर्व क्षेत्र पूर्व में 2 अभयारण्य हॉलन और बंजार में विभाजित था, जिसे 1955 में एकीकृत करके कान्हा नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। अभी न्यूज में क्यों है, इस टाइगर रिजर्व के बफर जोन क्षेत्र में एक बाघिन मृत पाई गई है। किस देश के निवर्तमान राष्ट्रपति मार्केलो रेबेलो डिसूजा को एक बार फिर 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुन लिया गया है? मार्केलो रेबेलो डिसूजा, who has once again been elected president for 5 years, is the incumbent president of which country? The right answer is option number C, पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं। इन्हें 61% मत मिले हैं। ये टेलीविजन हस्ती रह चुके हैं और लगातार 60% या उससे अधिक लोगों की पसंद बने हुए हैं। दूसरे नंबर पर रहने वाली एना गोमेज को महज 14.8% वोट ही मिले हैं। ध्यान में रखिएगा कि पुर्तगाल दक्षिण पश्चिमी यूरोप में स्थित है और इसकी सीमा मात्र एक देश से लगती है। कैन यू राइट द नेम ऑफ द कंट्री इन द कमेंट सेक्शन? प्लीज डू दैट। और एक महासागर से भी इसकी सीमा लगती है, उसका नाम भी आप बताइए। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 7वें नंबर पर, और इसका स्कोर रहा है भारत का 16.67। यह उन देशों की सूची है जो 2019 में जलवायु परिवर्तन के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। तो प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, यह भी पूछा जा सकता है कि 2019 में जलवायु परिवर्तन के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित हुए देश की रैंकिंग जो है उसमें भारत की रैंक क्या है, तो भी जवाब सही ही होगा। लेकिन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 भी पूछे तो भी जवाब यही होगा। पिछले वर्ष जो जारी किया गया था 2020 में, जो कि 2018 के डेटा का था, उसमें भारत 5वें नंबर पे था। इसे जारी कौन करती है? बॉन स्थित जर्मन वॉच। इस इंडेक्स में अफ्रीकी देश मोजाम्बिक पहले स्थान पे है, जहां 2019 में जलवायु से जुड़ी आपदाओं के चलते 700 लोगों की जान गई थी। भारत में देखेंगे तो 2019 में जलवायु से जुड़ी आपदाओं के कारण 2267 लोगों की जान गई थी। और एक और इंडेक्स जारी की गई है 2000 से लेकर 2019 के बीच, इसमें भारत टॉप 10 में नहीं है। 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को कब से लागू किया जा रहा है? When will
द स्क्रैप पॉलिसी बी इम्प्लीमेंटेड टू रिमूव व्हीकल्स ओल्डर देन 15 ईयर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 2022 से। सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने स्क्रैप नीति को मंजूरी दे दी है। 2019 जुलाई में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को देश में बढ़ावा देने के लिए 15 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों को हटाने की अनुमति देने के लिए मोटर वाहन मानदंडों में संशोधन का प्रस्ताव किया था। अमेरिका में व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ इन यूएसए? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इनका नाम है रोनाल्ड एलन क्लैन। इन्हें रॉन ए क्लैन के नाम से भी जाना जाता है। ऊर्जा विभाग में चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं भारतीय मूल के तारक शाह। ऑफिस ऑफ साइंस की चीफ ऑफ स्टाफ बनी है तानिया दास। ऑफिस ऑफ फॉसिल एनर्जी में चीफ ऑफ स्टाफ बनी है सुची तलाती। ऑफिस ऑफ जनरल काउंसिल में विधिक सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए हैं नारायण सुब्रमण्यम, भारतीय मूल के। किस भारतीय मूल के डॉक्टर को अमेरिका का सर्जन जनरल नियुक्त किया गया है? विच इंडियन ऑरिजिन डॉक्टर हैज बीन अपॉइंटेड सर्जन जनरल ऑफ यूएसए? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये बने हैं डॉक्टर विवेक मूर्ति, यही है। इससे पहले डॉक्टर विवेक मूर्ति बराक ओबामा प्रशासन में भी सर्जन जनरल रह चुके हैं। मूर्ति को 2 दशकों से अधिक समय का फिजिशियन, रिसर्च साइंटिस्ट और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कमीशन कॉर्प्स में वाइस एडमिरल के तौर पर काम करने का अनुभव है। ऑप्शन नंबर बी गौतम राघवन, ये राष्ट्रपति कार्मिक कार्यालय में उप निदेशक बने हैं। ऑप्शन नंबर सी तरुण छाबरा, ये प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा के वरिष्ठ निदेशक बने हैं। और भारत राम मूर्ति, ये राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के उप निदेशक बने हैं। जेल पर्यटन पहल की शुरुआत किस राज्य में की गई है? जेल टूरिज्म इनिशिएटिव हैज बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। पुणे की 150 वर्ष पुरानी यरवदा जेल से शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य आम लोगों को ऐतिहासिक जेलों को नज़दीक से देखने की सुविधा प्रदान करना है। इस पहल के पहले चरण में तकरीबन 500 एकड़ में फैली महाराष्ट्र की यरवदा जेल के कुछ हिस्सों को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। आगामी चरणों में इस पहल को नागपुर, नासिक, ठाणे, रत्नागिरी जैसी अन्य जेलों तक विस्तारित किया जाएगा। यरवदा जेल न केवल महाराष्ट्र में बल्कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी जेलों में से एक है। ब्रिटिश शासन के दौरान इस जेल में महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस समेत विभिन्न भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया था। किस देश के प्रधानमंत्री गुइसेपे कोंटे ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आलोचना के चलते इस्तीफा दे दिया है? विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर गुइसेपे कोंटे हैज रिजाइन्ड ड्यू टू क्रिटिसिज्म इन डीलिंग विद द कोरोना वायरस पेंडेमिक? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इटली के, यही है। कोटे को वर्ष 2018 में इटली का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। इससे पूर्व उन्होंने अपने करियर का अधिकांश हिस्सा कानून के प्रोफेसर के रूप में बिताया है और 2013 से 2018 के बीच वे इतालवी प्रशासनिक ब्यूरो के सदस्य भी रहे हैं। इटली की सरकार महामारी के कारण गंभीर दबाव का सामना कर रही थी। कोरोना महामारी के प्रकोप की शुरुआत के बाद से इटली में लगभग 85,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और इससे इटली की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। जम्मू कश्मीर संविधान सभा के एकमात्र जीवित सदस्य का नाम क्या है जिनका निधन हाल ही में हो गया है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ओनली सर्वाइविंग मेंबर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु पास्ड अवे रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेव सेठी, यही है। 93 वर्ष की आयु में जम्मू में इनका निधन हो गया। नौशेरा विधानसभा क्षेत्र से जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए चुने गए थे। भारत की तत्कालीन रियासतों को ब्रिटिश सरकार द्वारा 3 विकल्प दिया गया था जिसके तहत वे या तो भारत, या तो पाकिस्तान या फिर स्वतंत्र रह सकते थे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित आदिवासी समूहों ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया और जम्मू कश्मीर के महाराज हरि सिंह ने सुरक्षा प्रदान करने की शर्त पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए जिससे जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया था। 1948 मार्च में महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर में एक अंतरिम सरकार का गठन किया और शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नामित किया था। 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ और 1951 में जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग संविधान बनाने हेतु राज्य की संविधान सभा का गठन किया गया था और उन्हीं के ये एकमात्र जीवित सदस्य थे जिनका देहांत हाल ही में हो गया। गणतंत्र दिवस 2021 के मुख्य अतिथि कौन थे? हु वाज द चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव, क्योंकि इस बार
कोई चीफ गेस्ट नहीं थे ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। 2020 में भारत ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को पहले निमंत्रण दिया था, लेकिन कोविड-19 की महामारी के कारण ही उनका दौरा ही रद्द हो गया। उसके बाद सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का भी नाम सामने आया था, लेकिन इनका नाम भी कैंसिल हो गया। तो इस बार कोई मुख्य अतिथि नहीं थे। इससे पहले 1952, 1953 और 1966 में भी कोई मुख्य अतिथि नहीं थे, यानी ये चौथा ऐसा मौका है। गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश के सशस्त्र बलों ने भाग लिया? विच कंट्रीज ट्राई सर्विस कंटिजेंट पार्टिसिपेटेड इन द रिपब्लिक डे परेड 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। इस टुकड़ी में बांग्लादेश के 122 जवान शामिल हुए। यह भारत के इतिहास में केवल तीसरी बार है कि किसी भी विदेशी सैन्य दल को राजपथ पर राष्ट्रीय परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। इससे पहले 2016 में फ्रांस और 2017 में यूएई को यह मौका मिला था। स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट से कितने सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है? स्पेस एक्स हैज सेट ए न्यू रिकॉर्ड बाय सेंडिंग हाउ मेनी सैटेलाइट्स इनटू स्पेस विद द सेम रॉकेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 143 सैटेलाइट्स। 24 जनवरी 2021 को अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा में कैप कैनावेलेस स्पेस फोर्स स्टेशन पर इन सभी सैटेलाइटों को फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया। सैटेलाइट को लॉन्च करने का कार्यक्रम लगभग 90 मिनट तक चला और हर एक सेकेंड के अंतराल पर सैटेलाइट अंतरिक्ष में जा रही थी। 143 सैटेलाइट में अमेरिका और जर्मनी के 48 अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट, 17 कम्युनिकेशन सैटेलाइट और 30 छोटे सैटेलाइट शामिल है। इस सैटेलाइट की मदद से स्पेसएक्स कंपनी साल 2021 तक ग्लोबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा देगी। इससे पहले यह कीर्तिमान भारत के नाम था। भारत ने साल 2017 में एक रॉकेट से 104 सैटेलाइट को लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया था। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर पंख योजना को लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द पंख स्कीम ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। इस योजना को लॉन्च करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंख, यानी ये जो पंख है इसके सभी अंग्रेजी शब्दों के स्टैंड की जानकारी दी। तो ये जो पंख में पी है ये स्टैंड करता है प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, ए है अवेयरनेस यानी जागरूकता, एन है न्यूट्रिशन यानी पोषण, के है नॉलेज यानी ज्ञान और एच है हेल्थ यानी स्वास्थ्य। किस मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल श्रम शक्ति को लॉन्च किया गया है? नेशनल माइग्रेशन असिस्टेंस पोर्टल श्रम शक्ति हैज बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। विभाग के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 22 जनवरी 2021 को आदिवासी प्रवासी श्रमिकों से संबंधित डेटा एकत्र करने के लिए श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया और ऐसे श्रमिकों को मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। 2020 में नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई में दुनिया का शीर्ष देश कौन बन गया है? विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड्स टॉप डेस्टिनेशन फॉर न्यू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चीन बन गया है। संयुक्त राष्ट्र ने 24 जनवरी 2021 को ये आंकड़े जारी किए। अमेरिका इससे पहले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिहाज से शीर्ष देश था, लेकिन बीते साल यहाँ विदेशी कंपनियों का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगभग आधे से भी कम रह गया है। वैसे भारत में भी देखेंगे तो 2020 में एफडीआई में 13% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो चीन में कितना एफडीआई हुआ 2020 में? ये हुआ है 163 अरब डॉलर, जबकि अमेरिका में था 134 अरब डॉलर, यानी अमेरिका सेकेंड नंबर पे चला गया और चाइना इसमें टॉप कर गया। गणतंत्र दिवस को दिल्ली में हुई परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला है? विच स्टेट स्टैब्ल्यू गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द पैरेड हेल्ड इन दिल्ली ऑन द रिपब्लिक डे? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। दूसरा स्थान मिला है त्रिपुरा को और तीसरा स्थान मिला है उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क और संस्कृति विभाग ने परेड की झांकी में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के साथ अयोध्या की संस्कृति, परंपरा, कला और विभिन्न देशों से अयोध्या और भगवान राम के संबंधों का चित्रण किया है। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ एस्टोनिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर
बी काजा कलास, यही है। तो आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ये थे जूडी रतास। तो ये 19वीं प्रधानमंत्री बनी है एस्टोनिया की। एस्टोनिया इस प्रकार वर्तमान में दुनिया का एकमात्र देश है जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों महिलाएं हैं। तो राष्ट्रपति वहां की कौन है? राष्ट्रपति है वहां की केस्टी कालजुलैद। कैपिटल कहाँ है एस्टोनिया का? ये देखिए मैप में, टैलियन। और आप मैप को ध्यान से देखिएगा, एस्टोनिया की सीमा किस किस देश के साथ लग रही है और वाटर बॉडीज कौन कौन से है साथ में। रामकृष्ण मिशन की मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत किस भाषा में छपती है? इन विच लैंग्वेज डज रामकृष्ण मिशंस मंथली मैगजीन प्रबुद्ध भारत प्रिंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये इंग्लिश की मासिक पत्रिका है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के आग्रह पर 1896 में यह पत्रिका शुरू की थी, यानी इसको 125 वर्ष पूरे हो गए हैं। और इसी के उपलक्ष्य में हुए समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है, इसीलिए न्यूज में है। इस पत्रिका को भारत की सबसे लंबे समय तक प्रकाशित होने वाली अंग्रेजी पत्रिका के रूप में भी जाना जाता है। जस्टिस पीवी संजय कुमार को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? जस्टिस पीवी संजय कुमार हैज बीन अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ व्हिच हाई कोर्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर उच्च न्यायालय, ये इम्फाल में है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के जज रहे जस्टिस पीवी संजय कुमार को मणिपुर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। किस दो देश के बीच 590 मेगावाट के यूरोप के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए समझौता हुआ है? विच टू कंट्रीज हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू बिल्ड यूरोप्स लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट ऑफ 590 मेगावाट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यह समझौता हुआ है फ्रांस और स्पेन के बीच में। कहां पर बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा स्पेन में कासेरस प्रांत में। यह सौर ऊर्जा संयंत्र 364 मिलियन डॉलर की लागत से बनाया जाएगा। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की लिस्ट में दुनिया के सबसे मजबूत पहले 10 ब्रांड्स में भारत का अकेला ब्रांड कौन है? द ओनली ब्रांड ऑफ इंडिया टू फिगर अमंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट 10 स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड्स इन द लिस्ट ऑफ ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 इज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रिलायंस जियो। आप यहाँ देखिए पिक्चर, रिलायंस जियो 5वें नंबर पे है। लिस्ट में पहली बार शामिल हुए रिलायंस जियो ने भारी उलटफेर करते हुए 5th रैंक हासिल की। ब्रांड की मजबूती के मामले में रिलायंस जियो ने 100 में से 91.7 ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स अंक और AAA+ की रैंकिंग हासिल की है। रिलायंस जियो ने एप्पल, अमेजन, अलीबाबा और पेप्सी जैसी दिग्गज कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। नंबर 1 पे रहा है चीनी मोबाइल ऐप वीचैट। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? हु हैज बीन इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जय शाह। ये भारत के गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह को 30 जनवरी को सर्वसम्मति से एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया। जय शाह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख नजमुल हसन पापोन की जगह लेंगे। और 32 साल के जय शाह ACC अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले सबसे कम उम्र के प्रशासक हैं। किस देश ने हाल ही में अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग पहचान प्राप्त किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली रिसीव्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग आइडेंटिफिकेशन फॉर इट्स बासमती राइस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। यह चावल के विशेष किस्म के लिए एक स्थानीय पंजीकरण तैयार करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिति मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। बासमती अपने खास स्वाद और मोहक खुशबू के लिए प्रसिद्ध है। इसका नाम बासमती अर्थात खुशबू वाली किस्म होता है। भारत इस किस्म का सबसे बड़ा उत्पादक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी अपने ताजा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2021 यानी यहाँ पर हो रहा है, इसका मतलब हो गया 21-22, लेकिन इसमें रिपोर्ट में इसी तरह से लिखा जाता है फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है? इन इट्स लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2021 और यू कैन से फाइनेंशियल ईयर 2021-22? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 11.5% की वृद्धि होने का अनुमान है। कोरोना वायरस महामारी के बीच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत एकमात्र देश है जिसकी आर्थिक वृद्धि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 डबल डिजिट में
होगी। 26 जनवरी को यह रिपोर्ट आई थी और इसमें 2020 में यानी 2020-21 में भारत में 8% की गिरावट होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। अंतिम प्रश्न, 620 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम नई हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन के लिए एक प्रोटोटाइप का अनावरण किस देश द्वारा किया गया है? विच कंट्री हैज अनवेल्ड अ प्रोटोटाइप फॉर ए न्यू हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन capable of running at a speed of 620 kilometers per hour? The right answer is option number A, चाइना। साउथ वेस्ट जियाटोंग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए इस ट्रेन में पहिए नहीं है, इसके बजाय मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन को उच्च तापमान सुपर कंडक्टिंग HTS तकनीक के साथ विकसित किया गया है, जो मैग्नेट का उपयोग करता है, जो इसे ट्रैक के ऊपर मंडराने की अनुमति देता है। इससे ऐसा लगता है कि ट्रेन चुंबकीय पटरियों पर तैर रही है और तेज घर्षण रहित यात्रा की अनुमति देती है। दोस्तों, यदि आप एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में सूचना तो आपको दे ही दी गई है। इसके बारे में डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर किया जा रहा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काइंडली राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।